तुम वहाँ नहीं जा रही हो जहाँ तुमने कहा तुम जा रही हो। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम झूठ नहीं बोल रही हो? हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। तो फिर इस झूठ की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। कीमत कौन वसूलेगा? वो जिससे मैं झूठ बोल रही हूँ या वो जिसके लिए मैं झूठ बोल रही हूँ? जिसे इस झूठ से ज़्यादा दर्द होगा या जिसके इरादे ज़्यादा भयंकर होंगे वो वसूलेगा कीमत। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा किसने तुम्हें जाल में फंसाया, तुम कब फंसी और कितनी बड़ी कीमत चुकाई। झूठ वो छल है जो बोलने वाला अपने साथ करता है लेकिन सोचता है कि वो सामने वाले के साथ कर रहा है। झूठ वो जाल है जो इंसान अनजाने में अपने लिए बिछाता है। जब इंसान अपने आप से कुछ छुपाता है तब उसे सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जब सच्चाई की दहलीज पार होती है तब झूठ का कारवां बन जाता है जिसे तकदीर बड़ी बेरहमी से लूट लेती है। अरे तो कोई लेडीज लग रही है। हवलदार साहब, ये कौनो मर्डर का मामला है। मैं अपने साहब लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। फिरोज सर यहीं कहीं आसपास छुपाया होगा, ढूंढो। सर ड्यूटी के बाद मैं तो घर लौट रहा था, फिर देखा यहाँ पे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। साहब हम 2 नंबर से लौट रहे थे, देखा बोरी के बाहर 2 टांग, तो हम गांव गए, सबको इकट्ठा करके यहाँ चले आए। सर बोरी में से ये बुरखा और ये ताबीज निकली, लगता है वो लेडी मुस्लिम थी। तुरंत फोन करके डाइवर्स यूनिट को बुला लो। सर शायद पानी में फेंका गया होगा। सर हाथ और पैरों में कंगन और पायल खींचने के निशान हैं, लगता है चोरी का मामला है। सर और धड़ अलग अलग, सिर्फ चोरी का मामला नहीं हो सकता। पर पहले सर तो मिले और औरत की शनाख्त तो हो। शिवचरण साहब, भदोही और आसपास के गांव में पता करो, कोई जवान औरत मिसिंग है क्या? शायद मुसलमान है। जी सर, आसपास का सारा इलाका छान मारा, अब सिर्फ पानी में देखना बाकी है। डाइवर्स यूनिट को बुला लिया। इन बेवकूफ़ खूनियों को लगता है कि सर छुपाने से जुर्म छुप जाता है। इन्हें ये नहीं पता हमें एक बाल भी मिल जाए तो हम उसकी खाल निकाल सकते हैं। फिर एक बार एक सर कटी लाश, फिर एक बार विक्टिम एक औरत। इस वक्त सिर्फ इतना जान पड़ रहा था कि औरत जवान थी और शायद मुस्लिम थी। सर नदी से तो कुछ भी नहीं मिला। गांव से कोई मिसिंग शिकायत? भदोही में तो कोई नहीं है सर। शिवचरण आसपास के गांव में पता लगा रहा है। उसे घर घर जाके चेक करने को कहो। राइट सर, फर्स्ट प्रायोरिटी मुस्लिम मोहल्लों को दी जा रही है। नहीं फिरोज, सर को धड़ से अलग किया गया है ताकि लाश पहचानी न जाए। बुरका और तावीज़ गुमराह करने के लिए भी रखे गए हो सकते हैं। हर एक मोहल्ले को टॉप प्रायोरिटी दो। राइट सर। अरे सुनो, इधर आसपास से कोई जवान औरत गायब हुई है। क्यों? क्या हुआ? लाश मिली है नदी के पास से, मुसलमान जान पड़ती है। क्या हुआ साहब? किसकी लाश है? भाई पता होता तो यहाँ क्यों आते हम? कोई औरत है आपके मोहल्ले में जो रात को घर ना आई हो, गायब हो, भागी हो? नहीं साहब, मेरे ध्यान में तो कोई नहीं है। है कोई ऐसी? सुना है कोई? पता चले तो तुरंत बताना हमें। ठीक है साहब। नदी के सबसे नज़दीक जो घर है वो है इम्तियाज़ का। अब लाश को या पता वहीं पर फेंका हो या फिर किसी ने मार गिराया हो सकता है उसने कुछ देखा सुना हो। कौन है इम्तियाज? करता क्या है? इम्तियाज। जी मालिक, मैं हूँ इम्तियाज। यहाँ 5 मिनट की दूरी पे तेरे नाक के नीचे एक लाश मिली हमें।
जी मालिक, लोग ऐसा कुछ बोल तो रहे थे। यहाँ पे किसी को लाश लाकर फेंकते हुए देखा, कत्ल करते हुए देखा, या फिर सर काटते हुए देखा? नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। सुनने के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं इम्तियाज। चल बोल दे क्या सुना तूने। नहीं मतलब मैं ये बोल रहा था मालिक कि मैंने सच में कुछ नहीं सुना। ये इतनी पास में ही तो जगह है, अगर कुछ हुआ होता तो सुनाई देता, मगर कोई आवाज़ नहीं आई। इस इम्तियाज के सारी डिटेल्स निकलवाओ शिवचरण। जी साहब। वैसे चेहरे का रंग उड़ गया था उसका। कुछ तो छुपा रहा है। वैसे कुल्हाड़ी देखी उसकी? बहुत तेज होती है साहब, एक ही फटके में डाल को पेट से अलग कर सकती है, और सर को धड़ से। जब तक सर नहीं मिल जाता, मौत का एग्जैक्ट कारण बताना बहुत ही डिफिकल्ट है इंस्पेक्टर। 24 घंटे हो गए हैं डॉक्टर, ना ही हमें इसका सर मिला और ना ही इसकी पहचान है। मैं बॉडी को विसेरा एनालिसिस के लिए भेज देता हूँ। रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन रिपोर्ट के बावजूद सर का मिलना बहुत ज़रूरी है। मौत का मेडिकल कारण और कत्ल का क्रिमिनल कारण, दोनों के लिए सर का मिलना बहुत ज़रूरी है। सर भदोही और आसपास के 8 गांव से किसी भी जवान औरत की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना कोई और। फिरोज, ये औरत शायद बाहर की हो सकती है, लेकिन कातिल का इस इलाके से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है, वरना चुनकर भदोही की नदी क्यों? ये फोटोग्राफ्स पूरे स्टेट में सर्कुलेट करवाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। पुलिस अब ये मानकर चल रही थी कि पीड़ित शायद उस इलाके की रहने वाली नहीं थी, पर कत्ल के बाद उसकी लाश उनके एरिया में फेंकी गई थी, और इसी वजह से इन तस्वीरों का देश भर में सर्कुलेट होना जरूरी था, और वो हुआ। 6 मार्च 2016, पूरे 3 दिन बाद इस केस की पहली मूवमेंट रिकॉर्ड हुई। यह हलचल दरअसल एक हल्की कंपन सी थी, और वो भी भदोही उत्तर प्रदेश से कोसों मील दूर मुंबई में। बेटा रुबीना, नानी जान कहाँ है? घर पे। सायरा खाला, खाला, सायरा खाला। अरे 1 मिनट रुक राशिद। खाला जल्दी आओ। अरे क्यों इतना गला फाड़ रहा है? खाला ये फोटो देखो, क्या दिखता है आपको? लाहौल वला कुव्वत, क्या क्या फोटो दिखाता है? देखो तो सही, क्या दिखता है आपको? अरे मुझे नहीं देखनी ऐसी खौफनाक तस्वीरें, कुछ भी दिखाता है। अल्लाह। अरे खाला ध्यान से देखो, क्या दिखता है आपको? देखो। बिना मुंडे की लाश है, और क्या क्या दिखाते रहता है? लेकिन है किसकी? देखो ठीक से देखो। मुझे तो लगता है ये अपनी हिना की तस्वीर है। मुझे तो फुल टू डाउट है ये अपनी हिना की है, इसलिए मैं भागता भागता आपके पास आ गया। सर हमारा गांव भदोही उत्तर प्रदेश में साहब, हमारा उधर फ्रेंड लोगों का ग्रुप है साहब, तो उधर की पुलिस ये फोटो डाली ऑनलाइन। आप भी भदोही के हैं? जी साहब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी हिना वहां पहुंची कैसे, और वो वहां क्यों जाएगी? सर अभी आपने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते वक्त कहा था कि आपकी बेटी हिना 1 मार्च को दरगाह पर गई थी दुआ के लिए। घर से निकलते वक्त तो यही बता के गई थी कि मन्नत मांगने जा रही हूँ करके, फिर आज राशिद ने ये फोटो दिखाई। अपटे भदोही पुलिस को फोन लगाओ। 3 मार्च को हमें लाश मिली थी, जैसा कि आपने फोटो में देखा है, सर नहीं था धड़ पर, अभी तक मिला भी नहीं है। 2 मार्च को हिना सैयद की मिसिंग कंप्लेंट यहाँ पर दर्ज हुई थी। उसकी माँ और मौसेरे भाई को लगता है कि ये लाश हिना की है। मतलब 1 मार्च से हिना सैयद गायब है और उसकी फैमिली को पता तक नहीं कि वो भदोही आई होगी। माँ के मुताबिक हिना घर पर यह कहकर निकली थी कि वो मुंबई के दरगाह पर दुआ मांगने जा रही है। हिना कल घर से कितने बजे निकली थी? यही दोपहर को खाने के बाद 2-2:30 बजे। वो अपना फोन भी घर पे ही भूल गई थी। अम्मी, मैं दरगाह जाके आती हूँ। अरे ऐसा कैसे एकदम से? बस अम्मी, थोड़ा जी मचल रहा है, दरगाह जाके सुकून मिलता है मेरे को। जल्दी आ जाऊंगी। अम्मी मेरे लिए अफलातुन लाना। हाँ बच्चा, ज़रूर लाऊंगी।
अल्लाह हाफिज़ अम्मी। 5 साढ़े 5 बज गए तो मुझे लगा कि अभी तक क्यों नहीं आई। मैंने उसको फोन लगाया मेरी मोबाइल से। नानी, मम्मी तो अपना फोन यहीं पे ही भूल गई। हिना शादीशुदा है? हाँ, लेकिन हिना अपने शौहर अनवर से 6 महीने पहले अलग होकर मेरे यहाँ गई थी। शायद अनवर के पास लौट गई हो। अगर अनवर के पास लौट नहीं होता तो खाला से झूठ क्यों बोलती और रुबीना को घर पे अकेला क्यों छोड़ती? साहब, वो अनवर के पास नहीं गई थी। मैंने पूछा था अनवर से। हिना यहाँ क्यों आएगी? अनवर मियाँ 10 बजने को है, दोपहर को दरगाह जा रही हूँ करके निकली थी, अभी तक नहीं लौटी है। और तो और अपना फोन भी वो घर पे ही भूल गई। मेरे को नहीं मालूम हिना कहाँ है। 6 महीने में मेरी बात तक नहीं हुई हिना के साथ। रखता हूँ। वो एक बार अपना बटवा भूल सकती है पर फोन कभी नहीं भूलेगी। इस तरह पूरी पूरी रात वो घर से बाहर कभी नहीं रही। सब मुझे बहुत डर लग रहा। हमने दरगाह पर पूछताछ की पर कुछ पता नहीं चला। अजीब बात है कि हिना बिना किसी को बताए बदोई के लिए निकल पड़ी। अगर हिना की माँ, उसका भाई और हो सके तो उसका पति, ये तीनों बदोई आ जाएं और लाश की शिनाख्त करें तो हम दोनों का केस आगे बढ़ सकता है रानी साहब। मैं उन्हें भेजने का इंतजाम करता हूँ मिश्रा साहब। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। आपको जो भी कोऑपरेशन चाहिए होगी यहाँ से बस बताते रहिए। जिसने भी ये कांड किया है बचना नहीं चाहिए। रुबीना की नानी जी, धक्का तो मुझे भी बैठा है सुनकर, लेकिन मैं वहां आकर क्या करूंगा? वैसे मैं भी वहां जाके क्या करूंगी? मेरी हिना को वापस तो नहीं ला सकती। सिर नहीं है तो पक्का कैसे पता वही है? इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है पहचान करने। पुलिस वालों ने तुम्हारा नंबर भी लिया मुझसे, तुम्हें उठवाने वाले थे, लेकिन मैंने कहा रुको, अनवर को मैं बदोई लेके आती हूँ। आइए। सालों पहले हिना के अब्बा सईद साहब हिना की अम्मी के साथ यहाँ बधोई से मुंबई आए थे। तो उनके यहाँ कोई रिश्तेदार तो होंगे? रिश्तेदार तब होते हैं साहब जब रिश्ते रखे जाते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ कोई नहीं उनका। अनवर, तुमने मुंबई पुलिस को बताया कि तुम्हारी हिना से ठीक से बात तक नहीं होती थी? हम दोनों पानी और तेल थे साहब। सोचा था रुबीना के पैदा होने के बाद हम दोनों के बीच की गर्मा गर्मी बंद होगी, लेकिन वो तो और बढ़ती गई। इसलिए 6 महीने पहले सोचा एक दूसरे को जानने समझने का वक्त देते हैं। हम अलग हो गए साहब। तो इन 6 महीनों में तुम एक बार भी नहीं मिले? एक फ़ोन भी नहीं? अपनी बेटी के लिए भी तुमने फ़ोन नहीं किया? नहीं किया साहब। पैदाइश से रुबीना को अपने से ही लिपट कर रखा है हिना ने। तो फिर रुबीना को अकेला छोड़कर दरगाह का बहाना बनाकर मुंबई से बदोही क्यों आई? ये साहब, ये दरगाह वाली बात मेरे को हजम ही नहीं हो रही साहब। कोई तो है वहाँ मुंबई में या फिर यहाँ बदोही में जो हिना को मुंबई से बदोही लेकर आया। जिंदा या मुर्दा ये पता लगाना बाकी है। मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा साहब। ये अनवर, तुम्हें कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। अरे साहब, नौकरी पेशा वाला आदमी हूँ, नौकरी से निकाले 2-4 दिन की बात है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारे फैक्ट्री मालिक से हम बात करेंगे। नानी, अम्मी कहाँ है? सायरा जी, सवाल सीधा है, सीधा जवाब दें। क्या कातिल आपका दामाद अनवर है? बेटी को ये मैं क्या सीधा जवाब दूंगी साहब? दरगाह जा रही हूँ कह के घर से निकली थी। अम्मी, मैं दरगाह जाके आती हूँ। अरे पता नहीं यहाँ
भदोही कैसे पहुंच गई वो? क्यों क्यों आई थी वो यहाँ? लाश पर से हमें कोई गहने नहीं मिले। क्या हिना ने कुछ पहने थे? वो बिना चूड़ियां, पायल, हार पहन घर से निकलती नहीं थी। गहनों की शौकीन थी मेरी हिना। जब वो नौकरी करती थी तब काफी कुछ बनवाया था उसने। तो कहाँ है वो गहने? घर पे मेरी अलमारी में। सर, राशिद ने चेक करके फोन किया, गहने अलमारी में नहीं है। लगता है हिना ने आपसे झूठ कहा। उसका दरगाह जाने का कोई प्लान था ही नहीं। वो घर से कहीं और जाने के लिए निकली थी। अच्छा, अगर वो यहाँ भदोही आती तो किस लिए आती? भैया एक बनारसी सादा कतरी सुपारी। चलो एक टाइम मान लेती हूँ वो मुझसे झूठ बोल सकती, पर वो अपनी बिना को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। खून में लिख कर दे सकती हूँ मैं। हो सकता है यहाँ भदोही किसी से मिलने आई हो, किसी काम से। ना हम इस जगह के काम के हैं, ना ये जगह हमारे काम की। 12 साल पहले हिना के अब्बू चल बसे। उसके बाद इस जगह का नाम भी हमारे घर में कभी नहीं उठा। एक बार हिना आई थी यहाँ, तब वो 8 साल की थी। बाकी कोई रिश्तेदार नहीं हमारे। सायरा जी, आपकी बेटी हिना को बहुत भयंकर तरीके से मारा गया है। उसका सर भी हमें अभी तक नहीं मिला। अब वो यहाँ खुद आई, किसी के साथ आई, या फिर जबरदस्ती लाई गई, ये सब जानने में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो आप हैं। मैं क्या मदद कर सकती हूँ साहब? अपने शौहर को छोड़कर मेरे पास आई थी मेरी इकलौती हिना। हम ही एक दूसरे का सहारा थे, और मेरा हमारे कलेजे का टुकड़ा। सब कुछ सही तो चल रहा था, फिर वो यहाँ क्यों आई? मुझसे झूठ क्यों हो रही वो? सर, गर्दन से नहीं बल्कि कंधे से काटा गया। यस डॉक्टर, ये मैंने भी नोटिस किया था। और इसी वजह से हमें पोस्टमार्टम करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही है। अगर कोई अंदाज़ा लगाना हो तो क्या कहेंगे आप? बहुत हाई चांसेस हैं कि इनका सर काटने से पहले इनका गला घोटा गया था। ये यहाँ आई कैसे? खुद आई, लाई गई, जिंदा थी या मुर्दा? बहुत से सवाल हैं, लेकिन कोई भी ठोस जवाब नहीं आ रहा है सामने। एक सर कटी लाश की बिना सर मिले आइडेंटिफिकेशन हो गई थी, लेकिन मौत का कारण अभी तक सामने नहीं आया था। और ये बात भी अंधेरे में थी कि आखिरकार हिना अपनी मां से झूठ बोलकर अपने सारे गहने लेकर कहां के लिए निकली थी। क्या वो किसी के साथ निकली थी, और क्यों? हिना और उसका पति अनवर, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स हमने उसी दिन स्कैन किए थे जिस दिन मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। हम अनवर को 3 बार क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन वो वही राग अलाप रहा है। कुछ मिल नहीं रहा उसके खिलाफ। मुझे लगता है ये सब हिना का ही किया करा है। घर से सारे जेवर ले लिए, घर पे झूठ बोला, और वो जो सेल फोन भूल गई थी, मुझे नहीं लगता वो भूल गई थी, जानबूझ के घर पे छोड़ के गई थी। शायद ये उसी का प्लान था, खुद का बनाया हुआ, लेकिन जिसे कोई और कातिल जानता था। हमारे खबरी अनवर की हिस्ट्री खोद रहे हैं, अब तक बस मिट्टी मिट्टी मिली है। हम यहाँ खुदाई शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ की मिट्टी में ऐसा क्या है और कौन है जो इतने सालों बाद हिना सैयद इसी मिट्टी को लौटी। सर, हो सकता है हिना ने अपनी मां से झूठ बोला, शायद उसकी लाइफ में कोई और। उसकी लाइफ में बेटी भी तो थी फिरोज। क्राइम हो, अफेयर हो, आज तक हमने ऐसी कितनी औरतें देखी जो अपने बच्चे को उसके हाल पर छोड़कर अपनी मर्जी से किसी और के साथ चली गई हो। सर, शायद वो वापस आने वाली हो,
शायद उसे लगा हो कि ये सब कुछ समझने के लिए उसकी बेटी काफी छोटी है। कितनी बार वही सवालों का जवाब दूं सर? इस बार सवाल अलग है। हिना का किसी के साथ कोई चक्कर था? आपको कुछ पता चला है? अनवर, सवाल हम कर रहे हैं, जवाब तुम्हें देना है। अगर था कोई चक्कर उसका तो मैं अभी सुन रहा हूँ आपके मुंह से साहब। तुम दोनों के बीच अनबन की क्या वजह थी? उसे मेरी कमाई कम पड़ती थी साहब। वो कमाना चाहती थी और मैं चाहता था वो घर संभाले। बस यही मुद्दा था साहब। रिश्तों में धूप छाव चलते रहते हैं, लेकिन हमेशा ये चक्कर वाला मामला मैंने आज तक कभी इस पर शक नहीं किया साहब। या तो अनवर अच्छी एक्टिंग करता है या फिर अच्छा आदमी है। सर, अच्छा आदमी तो अपने आप को हर कोई समझता है। हाँ, इस केस में अनवर इनोसेंट लग रहा है, इसे मुंबई वापस भेज सकते हैं। तो फिर दोषी जो भी है उसे अपने बंदोही में ढूंढना होगा, वो यहीं का होना चाहिए। सर, सारा सैयद का कहना है कि हिना यहाँ पर सिर्फ एक बार आई थी जब वो 8 साल की थी। उसके अलावा उसका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं। हो सकता है कि कातिल भी मुंबई का ही हो और उसका यहाँ से कोई ताल्लुक हो। भदोही और उसके आसपास के गांव में पता करो। हाल फिलहाल में कोई मुंबई से आया है? जी सर। कोई ना कोई जरूर होगा जिसका मुंबई से कोई ताल्लुक है, और हिना सैयद से भी। ये केस खत्म नहीं होगा, लेकिन शुरू मुंबई में हुआ है, पक्का वहीं का कोई कनेक्शन है। पुलिस घास के बोरे में सुई ढूंढने निकली थी, इस उम्मीद से कि सुराग की सुई उस शख्स की तरफ इशारा करेगी जो मुंबई, भदोही और हिना को एक ही धागे में सी गया था। अनुमान लगाया जा रहा था कि वो शख्स हिना सैयद को करीब से जानता था, और यह भी मुमकिन था कि हिना अपने कातिल से पूरी तरह अनजान थी। शक की सुई आखिरकार हल्की सी हिली। साहब, जहाँ तक मुझे पता चला है 2 मार्च को वो मुंबई से यहाँ आया था। पान की दुकान पर पान भी खाया था उसने। तो अभी कहाँ है वो? सुना है मुंबई रिटर्न हो गया 4 दिन पहले। 8 मार्च को? जी साहब। कौन है ये मुनीर कुरैशी? मुंबई में काम करता है सर। उसकी बीवी राबिया यहीं भदोही में रहती है। शिवचरण, क्या काम करता है मुनीर कुरैशी? सर, किसी किस्म का हकीम है, छोटा सा। यूनानी दवाइयां बनाकर बेचता है। राबिया, तुम्हारे शौहर मुनीर कुरैशी का है? वो बाहर गए हैं। बाहर मतलब नदी के पास? जी नहीं, वो मेरा मतलब है वो मुंबई गए हैं। नंबर दो उसका। हेलो, गुरबत नगर भदोही से इंस्पेक्टर कपिल मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। आप भदोही के किसी मुनीर कुरैशी को जानती हैं? मुनीर कुरैशी? The number you are trying to call is currently switched. इसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? मैं नहीं जानती। क्यों? हिना सैयद को जानती हो? मुझे नहीं पता। कौन है हिना सैयद? हिना मुंबई की रहने वाली औरत। उसकी सर कटी लाश हमें यहाँ मिली थी। साहब, मैं सचमुच नहीं जानती कौन है ये औरत। देखो राबिया, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने मुनीर को ये बताने की कोशिश की कि हम यहाँ आए थे, उसे ढूंढ रहे थे, तो तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। कहीं आप वो यूनानी हकीम मुनीर कुरैशी के बारे में तो नहीं पूछ रहे? जी हाँ, वही। दरअसल हम यहाँ बम्बई में उन्हीं से दवाई लेते हैं। हिना भी लेती थी? रुबीना के लिए हिना उन्हीं से इलाज करवाती थी। उसकी बीवी यहाँ भदोही में रहती है? हाँ, जानती हूँ, राबिया नाम है उसका। लेकिन बात क्या है? सारा सैयद का कहना है कि वो मुनीर और राबिया कुरैशी को अच्छी तरह से जानती है। और सर, राबिया का कहना है कि ना वो हिना को जानती है और ना ही उसकी फैमिली को। सर, अंधेरे में तीर चलाया और सीधा निशाने पर लग गया। अभी घेरते हैं इस मुनीर कुरैशी को। ये हकीम साहब आए नहीं आज? मुनीर भाई एक अरसे से दिखे नहीं है साहब। रहता कहाँ ये मुनीर कुरैशी? वो तो मालूम नहीं साहब, लेकिन दुकान में आते जाते वक्त सलाम दुआ हो जाता है, आगे कुछ नहीं साहब। मुझे नहीं मालूम मुनीर कुरैशी कहाँ रहता है। मैं जब भी उससे मिली हूँ दवाखाना में ही मिली हूँ। वैसे ताल्लुक क्या है मुनीर का? अभी पक्का नहीं है,
पर हमें शक है उसमें। क्यों? कैसे? 2 मार्च को मुनीर भदोई में देखा गया। 3 मार्च को आपकी बेटी की लाश मिली भदोई में। 8 मार्च को आप भदोई पहुंचे और उसी दिन मुनीर रवाना हुआ मुंबई के लिए। तो समझिए आप। मुनीर कुरैशी, मेरी हिना। और सुनिए, 1 मार्च को आपकी बेटी हिना घर से ये कहकर निकली थी कि वो दरगाह जा रही है और फिर गायब हो गई। और 1 मार्च से ही इस मुनीर का दवाखाना बंद है लगातार। ये जो कुछ भी है इत्तेफाक नहीं है। राबिया ने तो हमें एक ही नंबर दिया है जो हमने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, हमने उस फोन को सर्वेलेंस पर तो डाल ही दिया है, उसके सारे रिकॉर्ड्स भी निकलवाते हैं। मुझे डाउट है कि वो अपना फोन स्विच ऑन करेगा। अभी नहीं करेगा तो कभी ना कभी तो करेगा। नजर में आया है हमारी, पकड़ में आते देर नहीं लगेगी। यहाँ हमने भी उसके घर के बाहर 24 घंटे नजर रखवाई है। कहीं लौटा तो वहीं दबोच लेंगे। 2 अलग-अलग राज्यों की 2 अलग-अलग पुलिस टीम्स ने संदिग्ध मुनीर कुरैशी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया था। दोनों राज्यों की पुलिस टीम्स को इस बात पर यकीन था कि हिना सैयद के कत्ल के पीछे मुनीर कुरैशी का हाथ है, लेकिन दोनों टीम्स इस बात से अनजान थी कि हकीम मुनीर कुरैशी का ट्रीटमेंट एक तीसरी टीम ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। वो मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लग चुका था। वो मेरी बीवी क्या है साहब? तेरी बीवी कहाँ है मुनीर? गांव में साहब, भदोई उत्तर प्रदेश। सीधा सीधा बोलेगा ना तो बचेगा। अगर हमने इलाज करना शुरू किया ना तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत गलत हकीमों के हत्थे लगाए तू। एक दिन पहले मुनीर कुरैशी क्राइम ब्रांच के हाथ लग गया था। बिल तो नहीं है। गोविंद, इन सबको तोल के लेकर आओ और तुम भी इनके साथ अंदर चले जाओ। सीसीटीवी लगाए, सामने सामने ऐसे माल को नहीं खरीद सकते। ठीक है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, एक अलग ही चोरी के गहनों के केस के सिलसिले में सारे जौहरियों को अलर्ट किया गया था। मुनीर उसके पास जेवर बेचने आया था और उस सतर्क जौहरी ने क्राइम ब्रांच को खबर कर दी और क्राइम ब्रांच ने मुनीर को अपनी कस्टडी में ले लिया था। यकीन कीजिए साहब, मैं सच कह रहा हूँ। वो गहने वाकई में मेरी बीवी राबिया के था। मैं सच कह रहा हूँ साहब। रावले, भदोई थाने फोन लगाओ और कहो कि मुनीर कुरैशी की बीवी राबिया कुरैशी को अभी कभी उठवाएं। सर, मुनीर मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में। कैसे? मुंबई में चोरी के गहने बेचते हुए पकड़ा गया। वहां से फोन आया कि राबिया को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाए। कुछ और बताया उन्होंने? नहीं सर, पर मैंने उन्हें बताया कि हम लोग मुनीर को एक मर्डर केस में ढूंढ रहे हैं। हो सकता है मुनीर जो जेवर बेचने की कोशिश कर रहा था वो हिना सैयद के हों। मेरी हिना के ही गहने हैं। ये गहने हमें मुनीर कुरैशी के पास से बरामद हुए। मतलब उसी ने मेरी बेटी का मर्डर किया? मत मारो खुदा के लिए, मत मारो। बताता हूँ साहब। रावले, मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। देखो राबिया बेगम, वहां मुंबई में तुम्हारे शौहर का गुलकंद, काढ़ा और न जाने क्या क्या बनाया जा रहा होगा मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथों। उन्हें बचा लीजिए साहब, खुदा के लिए उन्हें बचा लीजिए। उसे छोड़ो, अपने आप को बचाओ और सब कुछ सच सच बता दो। और इस गलतफहमी में मत रहना कि जनानियों की कुटाई नहीं होती। सैंपल दिखाओ मोहतरमा को। बहुत बड़ी गलती कर गया मैं, दहलीज पार कर गया। पहेलियां मत बुझा और सीधे सीधे बात कर, वरना हमारे डंडे बोलेंगे फिर। साहब, हिना सचमुच अपना घर छोड़कर मेरे पास आई थी, लेकिन वो ऐसा कोई कदम उठाएगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।
हिना पहले तो मुनीर के पास दवाएं लेने आती थी, पर धीरे धीरे इलाज हिना के अकेलेपन का होने लगा। अनवर से अलग होने के बाद हिना और मुनीर के बीच एक रोमांटिक रिश्ता रूप लेने लगा था। दिन बीतते गए, मुलाकातें बंद दरवाजों के बाहर होने लगी। मोहब्बत की सुलगती आंच बढ़ती गई। रिश्ते को अब नाम और दर्जा देने की बात आ गई। हकीम साहब, आपने अपनी बेगम राबिया से बात की? साहब वो हर रोज वही एक सवाल करती थी, तो मैंने उसे टालने के लिए बोल दिया कि मैंने अपनी पहली बीवी राबिया से दूसरा निकाह करने की इजाज़त ले ली है। मुनीर ने अपने इस हिना वाले चक्कर के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया साहब, और साले बेशरम ने उसे अपनी दूसरी बीवी बनाने के लिए हाँ भी कह दिया। हिना, तुम सामने से चल के राबिया से बात कर लो ना एक बार। वैसे तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दो कि मैंने उससे बात कर रखी है और उसे इजाज़त दे दी। वहीं भदोई में बाकायदा उसकी नज़र के सामने निकाह करेंगे, फिर मुंबई लौटेंगे और एक साथ रहेंगे। हाँ, कुछ महीने तुम्हारे साथ, कुछ महीने उसके साथ। मैं राबिया का घर उजाड़ना नहीं चाहती मुनीर, बस निकाह के बाद ये रुबीना के साथ कोई बदसलूकी ना। जान है वो मेरी। राबिया बहुत समझदार है और बड़े दिल वाली। बस तुम ज़रा समझदारी से काम लेना, ठीक है? किसी को बताना नहीं कि तुम ऐसा भदोई चल रही हो, ठीक है? मतलब निकाह के बाद सबको इतला कर देंगे, दावत देंगे, ठीक है? इरादे तो तुम्हारे पहले से ही गलत थे मुनीर। साहब मैं खुद बुरा फंसा था साहब। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। इसलिए उसका कत्ल कर दिया। और तू फंसा वसा नहीं था, तू उसको फंसा रहा था। मुनीर ने मुझे जब इस बारे में बताया, मेरी तो पैरों तले जमीन खिसक गई साहब। जमीन के साथ साथ जमीर भी खिसक गया। नहीं, और इतने भयंकर कांड में तुम भागीदार बन गई राबिया। हिना मुनीर की बातों में आ गई। उसने अपनी मां तक को अपने प्लान के बारे में नहीं बताया था। धीरे धीरे अपने कपड़े और चीजें वो थोड़े थोड़े करके मुनीर के पास छोड़ती आई थी। और फिर आया 1 मार्च का दिन। हिना किसी दरगाह पर नहीं जा रही थी। हिना ने जानबूझकर अपना फोन घर पर छोड़ा था। हिना अपनी नई जिंदगी झूठ की नींव पर खड़ी करने जा रही थी। अम्मी, मैं दरगाह जाके आती हूँ। और उसी दिन 1 मार्च को हिना सैयद मुनीर कुरैशी के साथ भदोही जाने के लिए रवाना हुई। मुझे नहीं मालूम था कि मुनीर घर आ रहा है। मैंने तो दरवाजा खोला और दंग रह गई। कब दी मैंने तुम्हें इजाजत? हाँ, पागल कुत्ते ने काटा है मुझे जो मैं सौतन को हाँ कहूँ? राबिया बहन क्या कह रही है? ओए बहन की बच्ची, शर्म कर। अच्छा खासा शौहर तो संभाल नहीं पाई तो दूसरों के घोंसलों में आग लगाने चली है। एक बच्ची की माँ है ना तू, उसे भी यही पैतरे सिखाएगी? झूठ बोला मुझे, धोखा दिया। हिना, संभालो अपने आप को और देखो खुदा के लिए होश में आओ। हिना, इस वक्त राबिया बहुत गुस्से में है, इसलिए वो क्या बके जा रही हो खुद नहीं जानती, लेकिन इंशाल्लाह बाद में मान जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन करो मेरा। तुमने उसे भी धोखा दिया है मुनीर। अगर मैं उसकी जगह होती तो ऐसे ही पेश आती। अरे मेरी जान, तुम उसकी जगह होती तो मैं दूसरी करता ही क्यों? कल सुबह के पहले ये औरत ना इस घर में होनी चाहिए और ना तुम्हारी जिंदगी में, कह देती हूँ मैं, वरना मैं काट डालूंगी इसे। काटने वाटने की बात तो यूं ही गुस्से में बोल दी थी साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ, तुम तो दूध में धुली फरिश्ता हो, तो फिर शैतान कौन है? अकेला मुनीर। गलती हो गई साहब, दिल में लालच छा गया था। दिल विल का तो छोड़ दे मुनीर, तेरे गंदे दिमाग में साजिश छा गई थी। सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। काट ही डालते सारी को। क्या? देखो राबिया, मेरी बात पे गौर करो।
वो किसी को बिना बोले बताए मेरे साथ यहाँ आई है, यहां तक कि अपना मोबाइल फोन भी यहाँ नहीं लाई। मतलब उस तक पहुंचना किसी का भी नामुमकिन है। हम उसे पहुंचा देते हैं, फिर हम तक पहुंचना भी लोगों का नामुमकिन होगा। क्या बात कर रहे हो तुम? कम से कम 1 से 1.5 लाख के गहने वो अपने साथ लाई है। जरा सोचो, वो सारे गहने हमारे होंगे, तुम्हारे होंगे। सोचो। हिना को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुनीर का उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। राबिया ने अपने मासूम होने की बहुत दलीलें दी, पर मुनीर के कबूलनामे ने उसकी दलीलों को खोखला साबित किया। उसके हाथ भी उतने ही रंगे हुए थे जितने कि मुनीर के। हिना की मां इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि हिना ने जिंदगी के इतने बड़े फैसले के बारे में उससे झूठ क्यों बोला। भरोसे की दहलीज पार करके इतने भयंकर जाल में कैसे फंस गई। हिना से अलग होने के बावजूद हिना की हत्या ने अनवर को झकझोर कर रख दिया था। इम्तियाज का इस जुर्म से कोई लेना देना नहीं था, बस वो डर की गिरफ्त में था कि उसके घर के पास इतना भयंकर कांड हुआ था। मुनीर और राबिया को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, 394 के तहत चोरी के उद्देश्य से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए और धारा 411 के तहत चोरी का सामान अपने पास बेईमानी से रखने के लिए गिरफ्तार किया गया है। चार्जशीट फाइल हो चुकी है, लेकिन मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मुनीर की बताई हुई जगह से हिना का कटा हुआ सर बरामद हुआ। जाहिर सी बात है कि वो काफी बुरी तरह से गल चुका था। हिना दुर्भाग्यवश एक झूठे प्यार के झांसे में अंधी हुई और अपने कातिल पर भरोसा कर बैठी, और उससे सच्चा प्यार करने वाली अपनी मां पर उसने भरोसा नहीं किया, उससे झूठ बोला। हिना ने एक झूठ बोला था ये सोचकर कि आखिर में सब ठीक होगा, पर उसे मालूम नहीं था कि वो खुद अनेकों झूठ का शिकार थी। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।